गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं डॉक्टर शशि चावला, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। अभी हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे। हम जिस चैप्टर के बारे में चर्चा कर रहे थे वो था इम्यूनिटी एंड इम्यूनाइजेशन, यानी कि प्रतिकारिता एवं प्रतिरक्षण। आज हम उसकी जो टाइप्स हैं, उसके भेद हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको पॉइंट्स बता दिए गए थे कितने प्रकार की होती है और इसकी परिभाषा और मीनिंग क्या है। आज हम उसको विस्तार से चर्चा करेंगे। तो जो प्रतिकारिता के भेद हैं, ये आपको बताया था कि ये 2 प्रकार की होती है। पहला है प्राकृतिक प्रतिकारिता। तो प्राकृतिक यानी कि नेचुरल इम्यूनिटी क्या होता है? प्राकृतिक प्रतिकारिता को जन्मजात इन्नेट इम्यूनिटी प्रतिकारिता भी कहते हैं और इसके अंतर्गत निम्नलिखित प्रतिकारिता आती है, यानी कि इसके भी पार्ट्स हैं। नंबर 1 है व्यक्तिगत प्रतिकारिता, यानी कि इंडिविजुअल इम्यूनिटी। कुछ व्यक्तियों में जन्म से ही रोग प्रतिरोधक शक्ति या प्रतिकारिता विद्यमान होती है। वैसे व्यक्ति में रोगों से लड़ने की क्षमता अधिक होती है, किंतु रोग होने की संभावनाएं बहुत ही कम या नहीं होती हैं। यही कारण है कि कोई रोग जो एक व्यक्ति में होता है, वह रोग दूसरे व्यक्ति में जो उसी परिवार, समुदाय या वातावरण में रहता है उनको नहीं होता है। दूसरे व्यक्ति में उस रोग का ना होना उसके शरीर में स्वाभाविक प्रतिकारिता यानी कि नेचुरल इम्यूनिटी एंटीबॉडीज के मौजूद होने के कारण होती है। जन्म से ही अगर उसके शरीर में रोग के जीवाणु, विषाणु, कृमि, कीड़े या अन्य सूक्ष्म से लड़ने की क्षमता, एंटीबॉडीज इत्यादि अगर विद्यमान होते हैं तो वो उन रोगाणुओं को घेर कर उन्हें नष्ट कर डालती है और वह व्यक्ति जल्दी बीमार नहीं होता और रोग का शिकार नहीं होता है। इनके बाय बर्थ जो नेचुरल इम्यूनिटी पाई जाती है जिस व्यक्तियों में, उनसे जो है रोग से लड़ने की क्षमता विद्यमान रहती है और वो रोगों से बच जाता है, उसको रोग नहीं होते हैं। सबसे पहले जब हमारे शरीर में रोगाणु प्रवेश करता है तो हमारे शरीर की त्वचा यानी कि स्किन एवं स्लेश झिल्ली, म्यूकस मेम्ब्रेन उस रोगाणु से शरीर की रक्षा कर लेते हैं। किंतु अगर रोगाणु इन्हें भेद कर पार कर रक्त में पहुंच जाता है तो रक्त में उपस्थित श्वेत रक्त कणिकाएं WBC यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं उन्हें नाश करने और उन्हें नष्ट करने की क्षमता रखते हैं। किंतु अगर रोगाणु अधिक शक्तिशाली हैं और उनकी संख्या बहुत अधिक होती है तो वो रोगाणु अपने गंतव्य स्थान, जो भी उसका गंतव्य अंग होता है, वहां पे पहुंचकर गुणन क्रिया द्वारा वंश वृद्धि करते हैं और उन अंगों को हानि पहुंचाना शुरू कर देते हैं, विष का निर्माण करते हैं और अंगों में उपस्थित कोशिकाओं को नष्ट करते हैं और फलतः जो है व्यक्ति रोगग्रस्त हो जाता है। नंबर 2 है जातिगत प्रतिकारिता यानी कि रेशियल इम्यूनिटी। ये जो इम्यूनिटी है व्यक्ति में आनुवांशिक कारणों के द्वारा प्राप्त होती है, यानी कि जो हेरिडिटरी कैरेक्टर्स जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चले आ रही हैं। अगर बड़ों में प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है तो आगे उनके बच्चों में भी उतनी ही अधिक होती है। ऐसे वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक शिफ्ट होती रहती है। जो रोग पशु जातों में प्रचलित है वह मनुष्य जाति में नहीं पाए जाते और जो इस तरह से वाइस वर्सा होता है और वह मनुष्यों पर भी आक्रमण नहीं करते। इसी तरह कुछ रोग जो मानव जाति में होते हैं तो पशु जाति में नहीं होते, जैसे पोलियो, हैजा इत्यादि। मनुष्य जाति में ही अफ्रीका के हबशी जाति के लोगों को पीत ज्वर नहीं होता, अतः उनमें इस ज्वर के प्रतिरोधक क्षमता जन्म से ही विद्यमान होती है। मतलब कुछ जो है इम्यूनिटी वो जातिगत होती है, हेरिडिटरी कैरेक्टर्स के द्वारा होती है। फिर हम बात करेंगे नंबर 2 कृत्रिम या अर्जित प्रतिकारिता के बारे में। कृत्रिम या अर्जित प्रतिकारिता की प्राप्ति सक्रिय एवं निष्क्रिय प्रक्रियाओं द्वारा होती है। पहला है सक्रिय प्रतिकारिता। सक्रिय प्रतिकारिता तब होती है जब व्यक्ति रोगाणुओं के प्रत्यक्ष संपर्क में आता है तो उसके शरीर में उसके प्रतिरक्षी निर्मित होते हैं। सक्रिय प्रतिकारिता को विकसित होने में कुछ समय लगता है, जैसे कुछ महीनों से कुछ सप्ताह तक, परंतु एक बार प्रतिकारिता विकसित हो जाने पर सक्रिय प्रतिरक्षा दीर्घ अवधि तक बनी रहती है। फिर ये 2 तरह की होती है। पहला है रोग होने के बाद, यानी कि आफ्टर सफरिंग फ्रॉम डिजीज।
व्यक्ति को जब कभी कोई रोग होता है तो उस रोग से रक्षा करने के लिए शरीर बहुत बड़ी संख्या में एंटीबॉडीज का निर्माण करता है। इन्हीं एंटीबॉडीज की उपस्थिति के कारण शरीर में पुनः वह रोग नहीं होता और शरीर बड़े लंबे समय तक रोगों से सुरक्षित रहता है, जैसे पोलियो, डिप्थीरिया, येलो फीवर, खसरा, चेचक यानी कि स्मॉल पॉक्स इत्यादि होने के पश्चात व्यक्ति को पुनः ये रोग नहीं होते हैं। यदि कभी होता है तो अत्यंत हल्के रूप में होता है, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी जो है उसमें डेवलप हो जाती है। दूसरा है टीकों के द्वारा अपार्जित। इस तरह की प्रतिकारिता टीके लगाकर प्राप्त की जाती है। इससे व्यक्ति कुछ समय तक रोगों से सुरक्षित रहता है। और टीके तैयार जो है कई तरह की वैक्सीन से बनाए जाते हैं, जैसे नंबर 1 है जीवित वैक्सीन, लाइव वैक्सीन से बनाए जाते हैं, मृत वैक्सीन से बनाए जाते हैं, जीव विष के द्वारा भी बनाए जाते हैं। नंबर 2 है निष्क्रिय प्रतिकारिता। ये प्रतिकारिता तब होती है जब किसी जानवर या मानव में उत्पन्न प्रतिरक्षी को अन्य मानव में प्रवेश कराकर उसमें उस रोग के प्रति प्रतिकारिता क्षमता को प्रेरित किया जाता है। ये फिर 2 तरह की है। प्राकृतिक प्रतिकारिता जो है इसके नंबर 1 है, इसमें गर्भावस्था में माता के अपरा से गर्भस्थ शिशु अपनी माता के अपरा से प्रतिकारक क्षमता प्राप्त करता है। माता में जो प्रतिरक्षी विद्यमान होते हैं वो प्लेसेंटा से गर्भस्थ शिशु में स्थानांतरित यानी कि ट्रांसफर हो जाते हैं। इस तरह यह प्रतिरक्षी शिशु को पहले 6 महीने तक कई प्रकार के रोग जैसे चेचक, टेटनस, डिप्थीरिया, खसरा, पोलियो, बड़ी माता इत्यादि से रक्षा करता है। किंतु यह प्रतिरक्षीकरण इम्यूनिटी जो है माता की प्रतिरक्षीकरण क्षमता पर निर्भर करती है। जितनी माता में होती है उतना ही आगे शिशु में डेवलप होती है। फिर है ब्रेस्ट फीडिंग के द्वारा। शिशु जन्म के पश्चात माता के ब्रेस्ट में जो सबसे पहले दूध का निर्माण होता है उसे हम क्लोस्ट्रम कहते हैं। पहले भी बताया गया था ये आपको। इस क्लोस्ट्रम में अनेकों एंटीबॉडीज उपस्थित होते हैं, जिसमें 1Ga प्रमुख है। ये एंटीबॉडी शिशु को विभिन्न प्रकार के रोगों से रक्षा प्रदान करने में समर्थ होता है। इसलिए मां का पहला क्लोस्ट्रम युक्त दूध शिशु को अवश्य पिलाना चाहिए। इस तरह शिशु को 3 से 4 माह तक रोग प्रतिरक्षण शक्ति स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। नंबर 2 है कृत्रिम प्रतिकारिता, एंटीटॉक्सिन्स। इसमें नंबर 1 है। फिर एंटीटॉक्सिन्स के द्वारा अमानवीय साधनों से तैयार किए जाते हैं। इस तरह टेटनस, डिप्थीरिया, बोटुलिज्म इत्यादि के टीके तैयार किए जाते हैं। ये एंटीटॉक्सिन बच्चों को टेटनस, डिप्थीरिया, रेबीज इत्यादि के प्रति विरोधी यानी कि एंटी होते हैं और शिशु के शरीर में प्रतिरक्षा शक्ति प्रदान करते हैं। फिर है गामा ग्लोबुलिन। मानवीय गामा ग्लोबुलिन के प्रवेश कराने से भी निष्क्रिय प्रतिरक्षण उत्पन्न होता है। निष्क्रिय प्रतिरक्षण से कम समय तक प्रतिरक्षण मिलता है, किंतु प्रतिकारता शक्ति काफी तीव्र होती है। इसलिए कुछ समय पश्चात पुनः रोग होने की संभावना भी रहती है। तो ये है कि प्रतिकारिता और उसके भेद कितने प्रकार की है। उसके आगे फिर उसके कई तरह के प्रकार हैं, तो इसके नोट्स भी आपके उसमें डाल दिए गए हैं। आप उनको अच्छे से पढ़ें और लिखें। उसके बाद जो इम्यूनाइजेशन है इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। थैंक यू।